नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। प्रातः काल की इस वेला में भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए आप सभी सहृदय दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। और चलिए आरंभ कर लेते हैं आज का यह कार्यक्रम, जहां हम भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जानेंगे पंचांग की महत्वपूर्ण बातें, सुनेंगे कोई एक प्रेरक सुभाषित और योग एवं स्वास्थ्य के रहस्यों से भी अवगत होंगे। साथ ही आपको सिखाएंगे संस्कृत भाषा। तो बने रहिए हमारे साथ एक अद्भुत यात्रा के लिए। और सबसे पहले जानिए आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय ज्ञान को कवियों, साहित्यकारों या यूं कहें रचनाकारों ने बड़ी सुंदरता से गेयात्मक छंदों में निबद्ध किया है, गूढ़ विषयों को सहजता से प्रस्तुत किया है। आज का सुभाषित भी ऐसे ही जीवन के मार्ग से जुड़ी जानकारी दे रहा है। क्या है आज के सुभाषित का सार? आइए जानने के लिए देख लेते हैं आज का सुभाषित। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। दिन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात में चैन की नींद आ सके। वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। One should perform such actions throughout the day that one may sleep peacefully in the night. Similarly, one must perform such acts throughout life that one may pass off from this world peacefully and contented. सुभाषित के बाद अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। सनातन परंपराओं के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों का अपना अपना महत्व है। इसी क्रम में शीर्ष पर है वटवृक्ष अर्थात बरगद का पेड़। भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों में इस वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। वटवृक्ष के स्वरूप के वर्णन में इस वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का वास बताया जाता है। इस वृक्ष की विशेषता है कि यह लंबे समय तक अक्षय रह सकता है, इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा भी अति प्राचीन है। आइए अपने इस भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से समझ लेते हैं बरगद के महात्म्य को।
व देवताओं को लेकर मिलते हैं। जिस प्रकार अश्वत्थ अर्थात पीपल को विष्णु का प्रतीक कहा गया है, उसी प्रकार इस जटाधारी वट वृक्ष को साक्षात जटाधारी पशुपति शंकर का रूप माना गया है। बरगद वृक्ष का महत्व जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो उसके पत्ते में, उसके जड़ में और तनाव में सभी जगह देवता का वास होता है। बट मूले स्थितो ब्रह्मा, कहा गया है कि बट के मूल में ब्रह्मा का वास होता है। बट मध्य जनार्दनः, और बरगद के मध्य भाग में जनार्दन यानी भगवान विष्णु का वास होता है। बटाग्रे तु शिवो देवः, और बट के अग्र भाग में, ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास होता है। सावित्री बट संसृता, और सावित्री देवी बट से संसृत रहती यानी बट में स्थित रहती हैं, उनका आश्रय वट में ही है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात मैं कमल रूपी हाथ से पकड़कर कमल रूपी पैरों के अंगूठे को कमल रूपी मुख में डालते हुए वट वृक्ष के पत्तों में शयन करने वाले बाल मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण को मन से स्मरण करता हूँ। भारत में बरगद प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण वृक्ष माना गया है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, महोपनिषद, मनुस्मृति, रघुवंश और रामचरितमानस आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। बरगद के संबंध में अनेक धार्मिक विश्वास और किंवदंतियां प्रचलित हैं। जेठ मास की अमावस्या को की जाने वाली वट सावित्री की पूजा इसका प्रमाण है। भारतीय संस्कृति की जितनी भी नारियां हैं एक व्रत करती हैं, बट सावित्री व्रत उसे जाना जाता है। बट सावित्री व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, उसमें बट का पूजन होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में बट वृक्ष लगाने की परंपरा है, उस बट वृक्ष को पोषित करने की परंपरा है, यानी जल देने की परंपरा है, उसके अर्चन की परंपरा है, उसके वंदन की परंपरा है, और इसका अत्यंत महत्व है। भारतीय संस्कृति, संस्कारों और ग्रंथों में सर्वे भवन्तु सुखिनः इसलिए कहा गया है कि वट वृक्ष को समान रूप से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वृक्षों को काटना पाप माना गया है और पूजा पद्धति में वृक्षों को सम्मानित किया गया है। भारतीय संस्कृति में जितना देवी देवताओं को पूजा जाता है उतना ही वृक्षों को भी पूजा जाता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सच में ही भारतीय ज्ञान परंपरा में और भारतीय परंपरा में वट वृक्ष की बहुत ही महत्ता बताई गई है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भी बाल रूप में जो ज्ञान प्रदान किया था वह भी वट के पत्र पर ही दिया था, और वहाँ श्लोक मिलता है, वटपत्रे शयानाय विष्णवे बाल रूपिणे श्लोकार्धेन तया उक्तम भगवत्याखिलार्थदम सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। तो अब भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है, और इसलिए हमें सतर्क रहने और लक्षणों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसी ही एक आंखों में होने वाली बीमारी है ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। काला मोतिया की समस्या कैसे होती है और इसका जल्द इलाज करवाना क्यों जरूरी है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। काला मोतिया और मोतियाबिंद दुनिया भर में दृष्टि खो देने यानी दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण हैं। काला मोतिया यानी ग्लूकोमा और सफेद मोतिया यानी कैटरैक्ट, इनमें काफी अंतर होता है। सफेद मोतिया इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन काला मोतिया आंखों की रोशनी छीन लेता है। काला मोतिया जरूरी नहीं कि आपको पेनफुल हो, दर्द के साथ हो। नॉर्मल अक्सर ये एसिम्प्टोमेटिक पेनलेस होता है, इसका पता ही नहीं चलता।
इसीलिए इसको बोला हुआ है साइलेंट थीफ ऑफ नाइट। ये ज़रूरी है समझना कि काले मोती की रोशनी वापस नहीं आती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसको तब पिकअप करके डायग्नोज करना जब इसकी रोशनी पूरी तरह से नहीं जा चुकी है। यूजुअली ओल्डर पेशेंट्स को होती है 45-50 इयर्स के बाद, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लाकोमा की, डायबिटिक्स में रिस्क ज़्यादा है, मायोपिक्स में रिस्क ज़्यादा है, जो किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं स्टेरॉइड्स का या और दवाई का, उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि इस पे बहुत सारे रिस्क्स हैं और ये एसिम्प्टोमेटिक है, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हर 2-3 साल के बाद अपनी आंखें एक विशेषज्ञ से चेक कराएं ताकि टाइम से पता चल जाए काले मोतिये का। काला मोतिया के शिकार अधिकतर लोग अपने आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। काला मोतिया का सबसे खतरनाक पहलू है कि इस रोग के कारण गई दृष्टि को वापस नहीं लाया जा सकता। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो आंखों में दबाव बढ़ने से जुड़ी होती है। हमारी आंखों में एक प्रकार का तरल भरा होता है जिससे आंखों का आकार बनाए रखने में सहायता मिलती है और लेंस तथा कॉर्निया को पोषण मिलता है। ऐसे लोग जिनकी आंखों में तरल पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, उनकी आंखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाएं ऑप्टिक नर्व की तरफ बढ़ने लगती हैं। नर्व कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है जिससे दृष्टिहीनता बढ़ती जाती है। काले मोतिये का इलाज 3 टाइप का होता है, मेडिसिन से, लेज़र से और ऑपरेशन से। काले मोतिये का इलाज लाइफ लॉन्ग होता है, दवाई बंद नहीं करनी। दवाई सिंपल आई ड्रॉप है, उसको डालने का तरीका आना चाहिए। ड्रॉप का खाली डालना ही नहीं, ठीक से डालना, जैसे आँख के नीचे का लिड को नीचे करके ऐसे टिप करके हैंड को उससे डालना होता है ताकि जो भी दवाई है वो सही मात्रा से आँख में गई है। काला मोतिया संबंधित नेत्र विकारों का एक समूह है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ये नर्व आँख से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाती है और हम देख पाते हैं। ऑप्टिक नर्व में हुई क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता। आमतौर पर काला मोतिया का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक व्यक्ति की दृष्टि नहीं चली जाती। इरिवर्सिबल है। दूसरा, दवाई का सेवन हमेशा लाइफ लॉन्ग, खाना खाना भूल जाइए, दवाई डालना नहीं भूलना है। तीसरा, ऑपरेशन के बाद भी आपको काले मोतिये के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भी दवाई का सेवन शायद करना पड़े, उसका भी परेशान मत होइए। चौथा, किसी भी ऑपरेशन, दवाई या लेज़र के बाद विजन इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, विजन प्रिजर्वेशन रहेगा। पांचवा, साइड विजन पहले जाती है तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट बढ़ा के चलने का और साइड से ऑब्स्टिकल्स प्रिवेंट करने का ज़रूरी है। तो जागरूकता ही इम्पॉर्टेंट है टू सेव साइट फ्रॉम दिस थीफ ऑफ नाइट। काला मोतिया से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव के लिए जरूरी है कि इसका इलाज जल्द शुरू किया जाए। आवश्यक है कि 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवाई जाए जिससे काला मोतिया की जल्द पहचान संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। शहद का विश्वास, MDH हनी। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में अब बात योग की। योग स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है। शरीर और मन के साथ साथ यह मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति का भी आधार है। हर आसन या प्राणायाम का अलग अलग प्रभाव होता है। आइए देख लेते हैं कि कौन से आसन हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए सहायक होते हैं। आंखों को स्वस्थ रखना आज के इस गैजेट युग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे किस तरह से आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है, और विशेष रूप से अगर हम यंगस्टर्स की बात करें या कोई भी आयु वर्ग, गैजेट्स का, स्क्रीन का बहुत अधिक प्रयोग हो गया है। आई साइट पुअर होती जा रही है, आंख के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कुछ आसान सी क्रियाएं जो आपकी आंखों को स्वस्थ रखने का कार्य करेंगे। 2-3 प्रैक्टिसेस समझते हैं और फिर 2-3 ऐसे काम जो आपको प्रतिदिन करने हैं ताकि आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकें। सबसे पहले तो हम त्राटक के कुछ अभ्यास लेंगे। आप दिन के किसी भी समय इनका अभ्यास कर सकते हैं। बस ये महत्वपूर्ण है कि रोशनी सामने से आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, पीछे से हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अधिक जहाँ डस्ट हो, बहुत ज़्यादा धूल हो, वहाँ इसका अभ्यास नहीं करना है। तो आप अपने आसन पर बैठें या फिर आप कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। दाएं हाथ को इस तरह से सामने ले आना और अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए हिस्से को देखना है। आप अलग दृष्टि से देखना है, यानी बार बार आईज को ब्लिंक नहीं करेंगे। कोशिश करें आंखें खुली रहें और अपने दाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाएं, जितना दूर तक ले जा सकते हैं, जहां तक कि क्लियरली विजिबल है, और फिर वापस ले आएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों की स्थिति परिवर्तित कर लें, लेफ्ट साइड से इस ही को दोहराना और फिर अपने हाथ को वापस ले आना, आंखें बंद कर लेना। इस स्टेप को 3 बार दोहराइए। अगले स्टेप में हाथ को आंखों के नजदीक लेकर आना, जितना नजदीक ला सकते हो, जितना क्लियरली विजिबल है जहां तक, और फिर दूर ले जाना, फिर आंखों को बंद कर लेना। ऐसे दूसरे हाथ से दोहराना और इसको भी 3 बार दोहरा लीजिए। तीसरे स्टेप में अपने टिप ऑफ द नोज पर अपने आईबॉल्स को लेकर आएं और यहाँ से एक बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज, आंखें बंद, फिर से टिप ऑफ द नोज, एंटी क्लॉकवाइज, आंखों को बंद कर लें। अगले स्टेप में आप दूर, जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर देखें और इस तरह से 30 सेकंड्स तक अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहें। कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करते रहना। हथेलियों की कटोरी बना लेना, उनको आंखों पर टिका देना, आंखें खुली रहेंगी। अब आंखों को बंद कर लेना, हथेलियों को हटा देना, जो भी रंग दिख रहा है उस पर थोड़ी देर कलर मेडिटेशन करना और फिर धीरे धीरे आंखों को खोल देना। है ना ये आसान सा काम? बस आप प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। कुछ ऐसे प्रयोग जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले अपने तलवों पर थोड़ी देर तेल से मसाज जरूर कीजिए। जब आप बहुत देर गैजेट यूज करते हैं, कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, 20-20 का भारत योग का रूल अपनाइए, यानी हर 20 मिनट्स के बाद आंखों को स्क्रीन पर से हटाना, जितना दूर देख सकते हैं देखना और इस तरह से आंखों को ब्लिंक करना और फिर से अपना काम शुरू कर देना। इसी के साथ साथ दिन में 2 से 3 बार मुंह में पानी भर लीजिए ऐसे, और सिंक में जाकर के पानी लेकर के आंखों पर छपके मारना, यानी इस तरह से छपके मार लें। रात्रि में सोने से पहले आंखों की सफाई जरूर करें। नियमित रूप से हमारा कार्यक्रम देखते रहें, एक पौष्टिक डाइट लें और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें। कार्यक्रम में नेत्रों से जुड़े व्यायामों को और प्राणायामों को जानने के बाद अब बढ़ते हैं संस्कृत पाठशाला की ओर। संस्कृत पाठशाला प्रभाग में आज जान लेते हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जो मूलतः संस्कृत का होकर भी अन्य भाषाओं में कुछ अलग स्वरूप के साथ प्रयुक्त हो जाता है।
पर कम से कम संस्कृत के अनुरागी और अध्ययनरत आप सभी संस्कृत की वैज्ञानिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भिन्न स्वरूपों का प्रयोग न करें। आइए इसी क्रम में देख लेते हैं कि हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज किस शब्द से संबंधित अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाकर शुद्ध शब्द के प्रयोग के बारे में हमें जागरूक कर रहे हैं। नमोस्तु सर्वेभ्यः प्रिय दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाम्। अहमस्मि भवत्सम्मुखम् उपस्थितः नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सिंचन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सिच धातु से ल्युट प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सेचन या सेचनम का, न कि सिंचनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सिंचन इस शब्द का इतना प्रयोग, बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सिंचन या सिंचनम जैसे प्रयोग ही शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सिंचन या सिंचनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सेचन या सेचनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह हम बताया करें तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सिंचन शब्द से ही मिलता जुलता शब्द हमें प्राप्त होता है संस्कृत वाङ्मय में, और वह है सिंचन। पर यह शब्द ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्रु प्रत्यय के साथ अर्थात अर्ध नकार के साथ निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेचन करता हुआ। तो सिंचन और सेचन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सिंचन और सिंचन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में आप, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सिंचित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सिक्त ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही सिंचित का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सेचित यह यथा कथनचित सिंचित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सिक्त या तथाकथित सिंचित और सेचित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि अच्छी फसलों के लिए खेतों में सेचन अर्थात जल देना अनिवार्य होता है। इसे संस्कृत में हम कहेंगे सम्यक सस्यानां कृते क्षेत्रेषु सेचनम अनिवार्यम भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सिंचन नहीं सेचन ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सिंचन और सेचन का जो उसके बीच का जो तात्विक अंतर होता है वह क्या होता है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। यह खेत जल से सिक्त अर्थात भीगा है। इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् क्षेत्रम जलेन सिक्तमस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सिंचित नहीं सिक्त ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। खेत को सींचता हुआ जो किसान है वह श्रमिक भी है। इसे संस्कृत में कहेंगे क्षेत्रम सिंचन यह कृषकः अस्ति असौ श्रमिकः अपि अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सिंचन नहीं सेचन है शुद्ध शब्द। ऐसे ही सिंचित नहीं
सिक्त है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सिंचित और सेचित इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। इति सविनयम निवेदयन नौमि शुद्ध प्रयोक्तारम संस्कृत वृंदम। तो संस्कृत पाठशाला की प्रस्तुति के साथ ही सुप्रभातम कार्यक्रम में प्रस्तुति क्रम को देते हैं विराम। कल पुनः अपने इन्हीं प्रभागों में नए विषयों, नई सामग्री को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमः सर्वेभ्यः।